विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी है और हम 2022 में कदम रख चुके हैं। अपने इस स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन में हम अब तक लेकर आ रहे थे देश दुनिया की ताज़ा खबरें, लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे 2021 की उन अहम घटनाओं पर जो सुर्खियों में बनी रहीं और जिनका असर 2022 में भी देखने को मिल सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से भारत में भी हालात बेकाबू थे। हर तरफ मातम था, हर तरफ लाशें थीं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं। एक तरफ तो अस्पतालों में जगह नहीं थी, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी। ये बीमारी ज़्यादा लोगों की जान ले रही थी या फिर इलाज की कमी, कहना मुश्किल है। अस्पताल और शमशान घाट दोनों ही भरे पड़े थे, लेकिन इस बीच जहां देश के कुछ स्वयंसेवी जवान मोर्चा संभाले हुए थे और अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चीन व ईरान समेत कई देशों ने अपनी संभावनाओं के मुताबिक भारत को मदद देने का ऐलान किया। खुदा का शुक्र है कि अब हालात बेहतर हैं और हम परवरदिगार से दुआ करते हैं कि ऐसे हालात फिर कभी देखने को ना मिलें। आइए अब कोविड की फिजा से बाहर आते हैं और देखते हैं 2021 में और क्या कुछ घटा दुनिया में। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी, भारत सहित कुछ पड़ोसी देशों ने चिंता जाहिर की तो पाकिस्तान सहित कुछ देशों ने मनाई खुशी। ट्रंप की हार से दुनिया ने ली चैन की सांस तो ईरान में आयतुल्ला रईसी की जीत से मना जश्न, लोगों में जगी उम्मीद की किरण। किसानों के प्रतिरोध के आगे आखिरकार झुकी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल वापसी का किया ऐलान। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और बातचीत का नया दौर, लेकिन इस बार बदला है ईरान का अंदाज। देखते ही देखते अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान की इस हालत को लेकर कई लोगों और देशों ने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए। तो अभी हालिया दिनों में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया कि उन्हें तो बलि का बकरा बनाया गया है। तालिबान की वापसी के पीछे तो अमेरिका है। साल 2020 में अमेरिका ने तालिबान के साथ दोहा में एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना की वापसी का रास्ता तैयार हुआ। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तालिबान का दबदबा कायम होने लगा। जो अमेरिका साल 2001 में तालिबान के हाथ से सत्ता जाने की वजह बना था, उसी को 20 साल बाद तालिबान की वापसी की वजह माना गया। – 2021 के शुरुआती दिन अमेरिका के इतिहास में शायद सबसे बुरे दिन रहे हों, और फिर जब ट्रंप समर्थकों ने संसद पर हमला बोला तो उसे अमेरिकी इतिहास का काला दिन कहा गया। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की हार को अस्वीकार करने वाले उनके समर्थकों ने वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग पर चढ़ाई कर दी और उसके अंदर घुस गए। पूरी दुनिया में इसे लोकतंत्र पर हमला बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई। ट्रंप अभियान के कपड़े पहने हुए प्रदर्शनकारी पहले सिर्फ व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने कैपिटल पर चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पुलिस और कैपिटल के सुरक्षा कर्मियों से भिड़कर कैपिटल के अंदर घुस गई। संसद में उस वक्त सांसदों की बैठक चल रही थी, जिसे बाइडेन और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत पर मोहर लगाने के लिए बुलाया गया था। प्रदर्शनकारियों के सीनेट के चैम्बर तक पहुंच जाने की वजह से सांसदों की बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा और उपराष्ट्रपति माइक पेंस और अन्य सांसदों को वहां से निकाल लिया गया। भीड़ तब तक कैपिटल के कई कमरों पर कब्जा जमा चुकी थी, जिनमें स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कमरा भी शामिल है। पूरी घटनाक्रम की नाटकीय तस्वीरों में कैपिटल में घुस आए ट्रंप समर्थकों को पेलोसी के कमरे और अन्य कक्षों में कब्जा जमाते, तस्वीरें खिंचाते और सामान उठाकर ले जाते हुए देखा गया। और कुछ इस नाटकीय और अपमानजनक ढंग से हुआ घमंडी ट्रंप का खात्मा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले ईरान का नज़ारा कुछ और ही था, जहां राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद आयतुल्ला रईसी के समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं दुनिया भर के मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
आयतुल्ला रईसी ने कार्यभार संभालने के बाद जिस तेज़ी से काम शुरू किया है वो अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियों की मार झेल रहे ईरान के लिए उम्मीद की एक किरण है, तो ईरान के दुश्मनों के लिए चिंता का विषय। साल 2021 आज़ादी के बाद से अभी तक के दौर में किसानों और खेती के मुद्दे पर सरकार और किसान दोनों के लिए सबसे बड़े घटनाक्रम वाला साल रहा है। जून 2020 में केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई, जिसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल के नवंबर महीने में धरना शुरू कर दिया था, जो लगभग 1 साल तक चला। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच वार्ताओं का लंबा दौर चला, फिर दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। इसी बीच 26 जनवरी को दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च हुआ और लाल किले पर हिंसा हुई। इसके साथ कई बड़े घटनाक्रमों का साक्षी ये आंदोलन 11 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानून को वापस लेने की घोषणा की। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह साल कानून वापस होने की संसदीय प्रक्रिया का गवाह भी रहा है। असल में सरकार के लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े आंदोलन को केवल इन 3 कानूनों के खिलाफ पैदा हुई नाराजगी के रूप में देखने के बजाय व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है। खेती से लगातार कम होती आमदनी, आय के दूसरे विकल्पों का सामने न होना और कामकाज के दूसरे विकल्पों के मुकाबले खेती किसानी की हालत लगातार कमजोर होते देख जो बेचैनी बढ़ रही थी, वही बेचैनी और गुस्सा इस आंदोलन के जरिए सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन खत्म होने और सरकार के कदम वापस खींचने का नतीजा क्या होगा। किसान आंदोलन जिन शर्तों पर खत्म हुआ उसमें कानून की वापसी और एमएसपी की कानून गारंटी 2 अहम बातें थी। कानून वापसी तो हो गई है, एमएसपी पर समिति का गठन होना है जो अब तक तो नहीं हुआ है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आंदोलन समाप्त नहीं, स्थगित हुआ है। साल 2021 की एक और बड़ी खबर जो लगातार सुर्खियों में बनी रही वो थी ईरान का परमाणु कार्यक्रम और परमाणु समझौते को पटरी पर लाने की लगातार कोशिशें। साल 2015 में ईरान और दुनिया की 5 महाशक्तियों के बीच हुई न्यूक्लियर डील 2021 की बड़ी खबर है। इन 6 सालों में ईरान और अमेरिका दोनों देशों में राष्ट्रपति बदल गए, सरकारें बदल गईं और साथ ही बदल गई इस डील की कहानी। अमेरिका ने डील के विपरीत न सिर्फ ये है कि ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटाईं बल्कि पाबंदियां और बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद ईरान समझौते के मुताबिक सारे कामों को अंजाम देता रहा और यूरोपीय देश ये भरोसा दिलाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए एक तरफा तौर पर डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया और उसे अब तक की सबसे खराब डील बताया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और लगने लगा था कि ईरान भी डील से बाहर हो जाएगा, लेकिन यूरोपीय देशों ने सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसी बातों से ईरानी सरकार को डील से न बाहर होने के लिए मना लिया। जबकि सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्ला खामनेई डील के समय से कहते आ रहे थे कि न उन्हें अमेरिका पर भरोसा है और न ही यूरोपीय देशों पर। बाइडेन सरकार के आने के बाद से ही अमेरिका डील में वापस आने के लिए बातचीत की मेज पर लौटना चाह रहा है, लेकिन ईरान की नई सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये शर्त रख दी है कि अमेरिका तभी बातचीत की मेज पर पलट सकता है जब वो ट्रंप द्वारा लगाई गई सारी पाबंदियां जो न्यूक्लियर डील के खिलाफ थी हटा दे और गारंटी दे कि अगली सरकार दोबारा इस डील से बाहर नहीं जाएगी। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाखरी कनी ने वियना के कुबर्ग होटल में नए दौरे की बातचीत के बाद कहा कि बातचीत की कामयाबी और इस बारे में कोई समझौता इस बात पर निर्भर है कि ईरान के खिलाफ जालिमाना ढंग से लगाई गई पाबंदियों को खत्म किया जाए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले मुहावरे पर अमल करते हुए ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो डील में वापस आए, जबकि ईरान कह रहा है कि हम बाहर गए ही कब थे जो दोबारा वापस आएं।
अमेरिका पाबंदियां हटा ले तो डील खुद ब खुद जिंदा हो जाएगी। लेकिन अमेरिका न सिर्फ ये कि पाबंदियां नहीं हटा रहा है, बल्कि 2015 में हुई डील से ज़्यादा की मांग कर रहा है। लेकिन ईरानी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर डील में बदलाव नहीं होगा। ये थी 2021 की कुछ अहम घटनाएं, और इसी के साथ हमारा आज का ये स्पेशल प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।